हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को सीधे यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को यूज करने के लिए यूजेबल फॉर्म में बदलना होता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है, बट सारे ऑर्गेनिज्म N2 को यूज नहीं कर सकते। N2 के फॉर्म में या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इनको यूज करने के लिए यूजेबल फॉर्म में बदलना होता है, और ये जो यूजेबल फॉर्म में बदलने वाला प्रोसेस है, यही प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। हमने इस चीज को पिछले वीडियो में देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, डिटेल से समझा है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इस फिक्स्ड नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा अपटेक करना या फिर नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अवेलेबल बनाने के लिए एक और तरीका होता है। किसी भी अवेलेबल नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा अपटेक कर लेना और उसको यूटिलाइज करना ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स्ड फॉर्म में अपटेक ना करे प्लांट, तो भी एक और तरीका होता है। किसी भी फॉर्म में अगर नाइट्रोजन अवेलेबल है तो उसको पहले अपटेक कर लो प्लांट, फिर उसको यूटिलाइज करो, तब उसको हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो तरीके हुए। एक तो नाइट्रोजन को फिक्स किया गया प्लांट के बाहर ही, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल तरीके से होता है, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। प्लांट द्वारा उस फिक्स्ड नाइट्रोजन को अपटेक कर लिया जाता है और यूज किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन को किसी भी फॉर्म में दूसरे फॉर्म में अपटेक कर लिया जाता है और उसका यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन को अपटेक कर लेने के बाद नाइट्रोजन को यूज करने का प्रोसेस ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है, या नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाहे वो फिक्स्ड नाइट्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन को किसी अदर फॉर्म से अपटेक किया गया हो, लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना या एनिमल बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक तो हमने समझा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा फिक्स कर लो नाइट्रेट के फॉर्म में और अपटेक करो, तो उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा किस तरीके से नाइट्रोजन को अपटेक किया जाता है, देखिए। मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल हो सकते हैं या प्लांट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं या मर जाते हैं, तब जैसे एनिमल का डेड हुआ या प्लांट डेड हुए, तो प्लांट जैसे इसका टहनी टूटा और गिरा जमीन पर, तो जमीन पर गिरते ही जमीन के अंदर थोड़ी धंस जाता है प्लांट, तो जमीन के सरफेस पे ही रहता है, सॉइल सरफेस पे। तो जो सॉइल सरफेस पर डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, या प्लांट बॉडी होता है या एनिमल बॉडी होता है, उससे डेड बॉडी को तोड़ा जाता है प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन से आगे एमिनो एसिड के फॉर्म में, फिर उसको नाइट्रेट के फॉर्म में तोड़ा जाता है और प्लांट द्वारा अपटेक कर लिया जाता है, फिर उस नाइट्रेट को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से दूसरे रास्ते भी हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा दूसरे रास्ते भी हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ब्रीफ में समझा दूंगा, और इसी डायग्राम से आप लोगों को पूरे के पूरे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमें क्या पढ़ने हैं ये क्लियर हो जाएंगे। ये रहा सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस में जैसे ही प्लांट या एनिमल डेड कर जाएंगे, तो उनका जो डेड बॉडी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी डेड एंड डीके मैटर होंगे उनको हम लोग बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल सरफेस में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। मान लो कोई एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, तो वो किससे बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। तो अगर एनिमल बॉडी को या प्लांट बॉडी को डिग्रेड करेंगे तो प्रोटीन ही तो बनेंगे ना। तो इसलिए डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटीन बनते हैं। अब प्रोटीन को तोड़ने पर एमिनो एसिड बनते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनते हैं, इसलिए प्रोटीन को तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड प्राप्त होंगे। और एमिनो एसिड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें अमोनिया प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे, अमोनिया। अब इस अमोनिया को आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे तो नाइट्राइट प्राप्त होते हैं, और नाइट्राइट को और ज्यादा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्रेट मिलता है हमें। इस तरीके से डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बना लिया जाता है और अमोनिया से नाइट्राइट बना लिया जाता है।
नाइट्राइट से नाइट्रेट बना लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रेट बनने तक का प्रोसेस इस सॉइल सरफेस में होता है। अब ये जो नाइट्रेट बन चुका है तो इस नाइट्रेट को प्लांट की जड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी प्लांट की जड़ इनको अपटेक कर लेते हैं अंदर। तो यहाँ से ये नाइट्रेट अपटेक हो जाते हैं प्लांट के जड़ के अंदर। ये रहा रूट, ये जो बॉक्स बना है ये रूट है, रूट सेल है, ऐसा मान लो। अब नाइट्रेट को अपटेक कर लेने के बाद नाइट्रेट को वापस से इसमें एनर्जी जोड़कर नाइट्राइट में बदला जाता है। फिर नाइट्राइट को अमोनिया में, अमोनिया को एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाता है। और प्रोटीन बाद में फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करता है, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी निर्माण में वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, नाइट्रेट को अपटेक करने के बाद नाइट्रेट को वापस से नाइट्राइट, अमोनिया, एमिनो एसिड, प्रोटीन में बदला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रेट को एमिनो एसिड में जो बदल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एक्चुअल में नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना, और इस प्रोसेस को नाइट्रेट एसाइमिलेशन भी कहते हैं। दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रेट एसाइमिलेशन कहा जाए तो भी नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहा जाए तो भी नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना, और नाइट्रोजन एसाइमिलेशन कहा जाए तो भी नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना। तीन नाम है, तो तीनों नाम से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना एक्चुअल में नाइट्रोजन एसाइमिलेशन है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। लेकिन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना सिर्फ इतना हम लोग नहीं पढ़ते, हम डेड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रेट बनना और नाइट्रेट को अपटेक करना और नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलने तक की पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत। अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एमिनो एसिड बनते हैं, उसके बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करेगा। फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करना मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाना। यहाँ पे मैंने ब्रीफ में आप लोगों को क्या-क्या हमें पढ़ने हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत और एक्चुअल में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये समझा दिया। अब इन एक-एक स्टेप को हम लोग क्या-क्या नाम देते हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटीन, प्रोटीन से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया बनने तक के इस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अमोनिया बन चुका है तो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इन स्टेप को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग अमोनिफिकेशन करते हैं, फिर नाइट्रोसोफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन हो जाने के बाद में नाइट्रेट को अपटेक किया जाता है। अपटेक कर लेने के बाद नाइट्रेट में रिडक्शन किया जाता है, नाइट्रेट में एनर्जी जोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्शन। और नाइट्रेट रिडक्शन होने पर नाइट्राइट बनता है, और नाइट्राइट में फिर रिडक्शन किया जाता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्शन, और नाइट्राइट रिडक्शन होने पर अमोनिया बनता है। अब अमोनिया में एनर्जी जोड़ करके इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया एसाइमिलेशन। और नाइट्रेट से एमिनो एसिड बनने तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट एसाइमिलेशन या नाइट्रोजन एसाइमिलेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब एमिनो एसिड बन जाने के बाद इसका होता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होने पर बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन आगे प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन एसाइमिलेशन का प्रोसेस होता है। अब हम लोग हर एक स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे। अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोसोफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट रिडक्शन क्या होता है, नाइट्राइट रिडक्शन क्या होता है, अमोनियम एसाइमिलेशन क्या होता है। इन सारे स्टेप को एक-एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अमोनिफिकेशन होता है, ये क्या होता है। अमोनिफिकेशन मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनने तक का प्रोसेस। पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है प्रोटीन में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड को अमोनिया में। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है
अमोनिया डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण होता है। इस प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के कारण। यह प्रोसेस सॉइल सरफेस में होता है। ये जो अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, ये सॉइल के सरफेस में होता है। अमोनिफिकेशन का कार्य कुछ एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ये जो अमोनिफिकेशन का कार्य है, ये अपने आप नहीं होता, ये कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कौन-कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एग्जांपल के तौर पे देखें तो बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइडिस और बैसिलस वल्गेरिस। ये कुछ बैक्टीरिया के नाम मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिख दिए हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी तरीके से और भी बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफिकेशन का कार्य करते हैं। अमोनिफिकेशन में बेसिकली क्या किया जा रहा है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में बदला जाता है। सेकंड स्टेप होता है नाइट्रोसोफिकेशन। नाइट्रोसोफिकेशन में अमोनिया को नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अमोनिया है, इसको इस नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहला रहा है? नाइट्रोसोफिकेशन। तो इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोसोफिकेशन। अमोनियम आयन को नाइट्राइट के रूप में ऑक्सीडाइज करना क्या कहलाता है? नाइट्रोसोफिकेशन कहलाता है। यह प्रोसेस सॉइल सरफेस में होता है। इस प्रोसेस में अमोनिया को लो एनर्जी वाले फॉर्म में बदला जाता है। ये जो नाइट्रोसोफिकेशन का प्रोसेस है, ये भी सॉइल सरफेस में होता है और इसमें ये जो अमोनिया है, इसको इसके लो एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्राइट में बदला जाता है, NO2- में। नाइट्रोसोफिकेशन का कार्य कुछ एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ये जो नाइट्रोसोफिकेशन का प्रोसेस है, इसको कुछ एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकोकस। दो नाम याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकोकस। नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन हम लोग किसे कहते हैं? नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। हमने देखा कि अमोनिया जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया, इसको नाइट्रोसोफिकेशन का है। अब ये जो नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट के रूप में करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यह प्रोसेस सॉइल सरफेस में होता है। इस प्रोसेस में नाइट्राइट को लो एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्रेट में बदला जाता है। ये प्रोसेस भी सॉइल के सरफेस में ही होता है और इसमें नाइट्राइट को उसके लो एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्रेट में बदला जाता है, मतलब NO2- को NO3- में बदला जाता है। नाइट्रोसोफिकेशन का कार्य भी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में याद रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं नाइट्रेट अपटेक बाय प्लांट। हमने क्या देखा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको अमोनिया में बदले, इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा। उसके बाद में अमोनिया को नाइट्राइट में बदले। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलना नाइट्रोसोफिकेशन कहलाता है। अब नाइट्राइट को हमने NO3- यानी नाइट्रेट में बदला, इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। इतने प्रोसेस हो चुके हैं। अब इस नाइट्रेट को प्लांट के अंदर अपटेक करना है, मतलब प्लांट अपने अंदर अपटेक करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट अपटेक। नाइट्रेट अपटेक किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो थे अमोनिया में बदले, फिर अमोनिया नाइट्राइट में बदला। ये जो नाइट्राइट जैसे ही बनते हैं, सॉल्युबल होने के कारण बाय लीचिंग प्रोसेस सॉइल के अंदर रिसता है, यानी निच्छालन प्रोसेस के द्वारा सॉइल के अंदर रिस जाएगा या धस जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉइल सरफेस में था, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये सॉइल सरफेस है, अब ये थोड़ा सा अंदर आ चुका है नाइट्राइट। अब ये जो नाइट्राइट था, इसको बदला गया नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहे। ये जो नाइट्रेट बना, ये नाइट्रेट भी सॉल्युबल होता है, तो ये नाइट्रेट भी सॉइल के नीचे और ज्यादा अंदर जा सकता है बाय लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, चूंकि ये जो नाइट्रेट है, ये सॉइल के अंदर और ज्यादा अंदर जा सकता है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, और इतनी अंदर जा सकता है नीचे कि जहां तक पौधों की जड़ें पहुंचे ही ना, तो ये नाइट्रेट यूजेबल फॉर्म में होने के बावजूद भी प्लांट इसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर बहुत ज्यादा नीचे चला गया तो। इसलिए जैसे ही नाइट्रेट बनता है, प्लांट इसको अपटेक कर लेता है। लेकिन प्लांट इसको अपटेक कैसे कर सकता है? देखिए, प्लांट इसको अपटेक करने के लिए क्या करता है, मान लो इस रूट का मैंने यहाँ पे छोटा सा इसको काट कर अलग निकाल लिया है। तो प्लांट इसको किस तरीके से अपटेक करते हैं? देखिए, प्लांट अपने रूट के अंदर से प्रोटॉन को, यानी हाइड्रोजन आयन को एक
पंप द्वारा बाहर पंप कर देते हैं। इसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप। ये जो प्रोटॉन पंप है, ये हाइड्रोजन आयन को बाहर करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है इसको। तो एनर्जी लिया जाता है एटीपी को तोड़ करके। यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी को तोड़ा जाता है और एडीपी बनता है। यहाँ पे एटीपी को तोड़ने पर जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी का यूज करके प्रोटॉन को बाहर पंप कर दिया जाता है रूट से। प्रोटॉन को रूट से बाहर पंप कर देने पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बाहर ज्यादा हो जाता है और रूट के अंदर प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तब प्लांट के रूट को प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। तो ये जो बाहर पंप किया गया प्रोटॉन है, ये तेजी से एक दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू बिना एनर्जी के अंदर आने लगता है। जब ये दूसरे ट्रांसपोर्टर के थ्रू बिना एनर्जी के अंदर आने लगता है, तो इस प्रोटॉन के साथ साथ मिक्स होकर नाइट्रेट भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे एरो से दिखाया गया है, नाइट्रेट भी और प्रोटॉन भी एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ रहे हैं। प्रोटॉन भी आ रहे हैं, नाइट्रेट भी आ रहे हैं। इसलिए इस ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं सिम्पोर्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बाहर से अंदर नाइट्रेट भी आ रहा है और बाहर से अंदर प्रोटॉन भी आ रहा है। इसलिए इसको हम लोग सिम्पोर्टर कहेंगे, क्योंकि इस ट्रांसपोर्टर के पास ये क्षमता है कि ये एक ही डायरेक्शन में दो अलग अलग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। इसलिए इसको हम लोग सिम्पोर्टर कहते हैं। तो प्लांट किस तरीके से नाइट्रेट को अपटेक करता है? सबसे पहले प्रोटॉन को प्रोटॉन पंप के थ्रू एनर्जी का इस्तेमाल करके रूट के अंदर से बाहर पंप कर देता है। जब ये प्रोटॉन वापस से तेजी के साथ रूट के अंदर आते हैं, तो प्रोटॉन के साथ घुलित अवस्था में नाइट्रेट भी अंदर आ जाता है। इस तरीके से नाइट्रेट का अपटेक कर लिया जाता है रूट द्वारा। इसको बोला जाता है नाइट्रेट अपटेक। अब कुछ मात्रा में नाइट्रेट तो अपटेक हो चुके हैं, लेकिन जितने भी नाइट्रेट बने हैं, सारे के सारे नाइट्रेट अपटेक कर लिए जाएंगे क्या प्लांट द्वारा? सारे के सारे नाइट्रेट प्लांट द्वारा अपटेक नहीं किए जा सकते। तो कुछ नाइट्रेट जो नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में ही बच जाते हैं, वो सॉल्युबल होने के कारण बाय लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे जाने से बचाने के लिए इन नाइट्रेट को वापस से अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अनयूजेबल फॉर्म यानी या तो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर N2O नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि ये वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाएं। इनको बाद में फिर से फिक्स कर लिया जाए और प्लांट अपटेक करें। क्योंकि एक बार नाइट्रेट नीचे चले जाने पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नीचे चले जाएंगे सॉइल सरफेस में, बहुत ज्यादा नीचे, फिर उनको वापस से प्लांट यूज नहीं कर सकते या एटमॉस्फेयर में नहीं ला सकते। इसलिए इनको नीचे जाने नहीं दिया जाता है, इनको वापस से डीनाइट्रिफिकेंस कर दिया जाता है, यानी इनको अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है डीनाइट्रिफिकेशन, इसे भी समझ लेते हैं। नाइट्रोजन के अवेलेबल फॉर्म को अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी नाइट्रोजन का जो अवेलेबल फॉर्म है, उसको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अवेलेबल फॉर्म कौन सा था? नाइट्रेट। उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अमोनिया या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में या नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसा तब किया जाता है जब प्लांट नाइट्रेट को अपटेक करने के पश्चात कुछ नाइट्रेट सॉइल में बच जाते हैं। उन्हें बाय लीचिंग प्रोसेस नीचे जाने से रोकने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है। मतलब नाइट्रेट को प्लांट अपटेक करता है, फिर कुछ मात्रा में नाइट्रेट सॉइल में ही बच जाते हैं। उन नाइट्रेट को बाय लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा नीचे ना चला जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी डीनाइट्रिफिकेशन कर दिया जाता है। क्योंकि सॉइल के अंदर नीचे जाने के बाद वापस नाइट्रेट को यूज में नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि एक बार नाइट्रेट सॉइल के अंदर नीचे चले गए बहुत ज्यादा नीचे, तो उनको वापस से यूज में नहीं लाया जा सकता। ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। इनको कहा जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। हमने अमोनिफिकेशन पढ़ लिया, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया का बनना। नाइट्रोसोफिकेशन पढ़ लिया, यानी अमोनिया से नाइट्राइट का बनना। और नाइट्रिफिकेशन पढ़ लिया, मतलब नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना। इसके अलावा नाइट्रेट को किस तरीके से प्लांट अपटेक करते हैं, उस प्रोसेस को भी हमने पढ़ लिया। इसके साथ में जो नाइट्रेट अपटेक नहीं किए जाते हैं, उनको वापस से अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
उसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस को भी हमने पढ़ा। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, नाइट्रेट को किस तरीके से अमीनो एसिड में बदला जाता है, इस प्रोसेस को, या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रेट एसाइमिलेशन के प्रोसेस को, या फिर हम दूसरा नाम बोल सकते हैं नाइट्रोजन एसाइमिलेशन के प्रोसेस को। ठीक है, एसाइमिलेशन ऑफ नाइट्रेट, इसी को हम लोग नाइट्रोजन एसाइमिलेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। नाइट्रेट को उसके हायर एनर्जी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रेट एसाइमिलेशन कहलाता है। नाइट्रेट को उसके हायर एनर्जी वाले फॉर्म, जैसे ये नाइट्रेट है NO3-, इसको उसका हायर एनर्जी फॉर्म नाइट्राइट, फिर इससे और हायर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अमोनिया, अमोनिया से और ज्यादा हायर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एमिनो एसिड बनता है। नाइट्रेट को एमिनो एसिड में बदलना या नाइट्रेट को उसके हायर एनर्जी वाले फॉर्म एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना नाइट्रेट एसाइमिलेशन कहलाता है। और ये जो एमिनो एसिड बन जाता है तो एमिनो एसिड को ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा प्रोटीन में बदला जाता है। अब प्रोटीन बन जाने के बाद प्रोटीन फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रोसेस को हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन हम लोग किसे कहते हैं, नाइट्रेट को हायर एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्राइट में कन्वर्ट करना नाइट्रेट रिडक्शन कहलाता है। नाइट्रेट जो है इसको इसके हायर एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्राइट में कन्वर्ट करना नाइट्रेट रिडक्शन कहलाता है। इस डायग्राम में देखिए, ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को इसके हायर एनर्जी वाले फॉर्म नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्शन। इस प्रोसेस में एनर्जी इनपुट किया जाता है। ये जो नाइट्रेट रिडक्शन का प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का इनपुट किया जाता है, मतलब एनर्जी का यूज किया जाता है, एनर्जी डाला जाता है यहाँ पे। इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसको शॉर्ट में NR भी कहते हैं। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इस नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, NR होमोडाइमर होता है, अर्थात 2 आइडेंटिकल सब यूनिट का बना होता है। ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, ये होमोडाइमर होता है, अर्थात 2 आइडेंटिकल समान तरीके के सब यूनिट का बना होता है। डायग्राम में देखिए, ये रहा एक सब यूनिट, ये रहा दूसरा सब यूनिट। तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग डाइमर कहते हैं। और होमोडाइमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पहला सब यूनिट जैसे है, उसी तरीके से दूसरा सब यूनिट भी है, सेम टू सेम, इसलिए इसको हम लोग होमोडाइमर कहते हैं। अलग होते तो हेट्रोडाइमर कहते, है ना। ये सेम है, इसलिए इसको होमोडाइमर कहते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट सब यूनिट है, इसके पास 3 बाइंडिंग साइट हैं, 1 2 3। एक है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट, दूसरा है हिम बाइंडिंग साइट, तीसरा है एफएडी बाइंडिंग साइट, जो इस दूसरे सब यूनिट में भी है। मोको कॉम्प्लेक्स, हिम और एफएडी, 3 बाइंडिंग साइट। इन तीनों बाइंडिंग साइट के बीच में हिंज रीजन 1, हिंज रीजन 2 होता है। उसी प्रकार दूसरे सब यूनिट में भी हिंज रीजन 1, हिंज रीजन 2 होता है। इसके एक साइड पर एन टर्मिनस, दूसरे साइड पर सी टर्मिनस होता है। ये दोनों के दोनों सब यूनिट आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, इसलिए इनको आइडेंटिकल कहा जाता है और होमोडाइमर कहा जाता है, एक जैसे हैं दोनों। ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। नाइट्रेट रिडक्टेज इस तरीके से पाया जाता है और इसके दोनों सब यूनिट जो होते हैं वो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम प्रत्येक सब यूनिट में 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, 3 बाइंडिंग साइट, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, हिम और एफएडी बाइंडिंग साइट, इस तरीके से 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। दोनों सब यूनिट के पास ऑलमोस्ट सिमिलर एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, बट हिंज रीजन 1 एंड हिंज रीजन 2 में अलग होते हैं। यहाँ पे सिमिलर लिखा गया, आप लोग डिफरेंट लिख लीजिएगा। तो हिंज रीजन 1 और हिंज रीजन 2 में डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, बाकी जो भी बाइंडिंग साइट होते हैं वहां पे ऑलमोस्ट सेम एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। यह एंजाइम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। NR मोस्टली NADH को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। जो नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है, ये मोस्टली NADH को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। जब मैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का वर्क बताऊंगा तब ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। नाइट्रेट रिडक्टेज का प्रत्येक बाइंडिंग साइट एक पार्टिकुलर प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे एफएडी बाइंडिंग साइट बिलोंग करता है एफएडी NADP रिडक्टेज फैमिली से। उसी प्रकार हिम बाइंडिंग साइट जो होता है वो बिलोंग करता है साइटोक्रोम B5 फैमिली से। मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट बिलोंग करता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग प्रोटीन फैमिली से।
इस तरीके से 3 बाइंडिंग साइट होते हैं और तीनों बाइंडिंग साइट अलग-अलग फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग इसका वर्क देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है? हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या-क्या देखने को मिलते हैं? एन टर्मिनस की ओर हमें मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, बीच में हिम बाइंडिंग साइट और सी टर्मिनस की ओर एफएडी बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है। और ये जो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स और हिम आपस में हिंज रीजन 1 से जुड़े होते हैं और हिम और एफएडी आपस में हिंज रीजन 2 से जुड़े होते हैं। ये दोनों सब यूनिट की कहानी है। सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 दोनों सब यूनिट सेम इसी तरीके से होते हैं। अब ये तो रहा इसका स्ट्रक्चर, पर ये वर्क कैसे करते हैं देखिए। मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये एनएडीएच को इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यूज करते हैं। मतलब ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन एनएडीएच से लेते हैं, ठीक है? तो सी टर्मिनस की ओर एनएडीएच को पकड़ा जाता है और एनएडीएच से 2 इलेक्ट्रॉन एफएडी ले लेता है। अब एफएडी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखता है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल जितनी देर रख सकता है, जितनी उसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, उसको उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो ये एफएडी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है हिम। अब हिम भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखेगा। उसके बाद में हिम जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से दूसरे सब यूनिट में भी होता है। एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन लेता है एफएडी, एफएडी से लेता है हिम, हिम से लेता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास आ चुका है। मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स एन टर्मिनस साइट पर होता है और इसी एन टर्मिनस साइट पर नाइट्रेट को पकड़कर रखा जाता है। यहाँ भी एक नाइट्रेट को सब यूनिट 1 में पकड़ा गया है और सब यूनिट 2 में दूसरा नाइट्रेट को पकड़ा गया है। इस प्रकार 2 सब यूनिट हैं तो 2 नाइट्रेट को पकड़ लिया जाता है। अब ये जो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स के पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस नाइट्रेट में से एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाएगा। तो NO3- है, अब बचेगा NO2-, ठीक है? और इस नाइट्रेट में से भी एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी NO3- था, अब बचेगा NO2-। इस तरीके से नाइट्रेट में से नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। NO3- से NO2- का फॉर्मेशन कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से वर्क करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एनआर यानी नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का रेगुलेशन, कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है ये कब काम करता है और कब काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हर समय पे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिव रहेगा और काम करता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो कब काम करेगा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम और कब काम नहीं करेगा, इसको देख लेते हैं। इसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है और रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्टिवेशन देखते हैं कि ये एक्टिवेट कब होता है। जब लाइट होता है यानी लाइट पड़ रहा होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होता है और प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होने पर एनआर एक्टिवेट हो जाता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। आप लोगों को 3 स्टेप याद रखने हैं। लाइट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे तो प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगा और नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा। ये कैसे होता है समझिए। जनरली नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है इसके सी टर्मिनस की ओर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है यहाँ पे एक प्रोटीन 1433 आकर बाइंड हो जाता है और प्रोटीन 1433 आकर बाइंड होते के साथ ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये इनहिबिट हो जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है और इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जब लाइट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगा। फॉस्फेटेज एक्टिविटी मतलब फॉस्फेट को हटा दिया जाता है और जब यहां से फॉस्फेट को बाहर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो फॉस्फेट जैसे ही हटेगा, फॉस्फेट के हटने के साथ साथ प्रोटीन 1433 भी हट जाता है। तो फॉस्फेट और प्रोटीन 1433 हट जाने पर नाइट्रेट रिडक्टेज फ्री हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और अपना वर्क करता है। अब इसका
इनएक्टिवेशन देख लेते हैं। जब डार्क कंडीशन होता है और मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है तब काइनेज एक्टिविटी होता है। तब ये जो फ्री एनआर है इसमें फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है यहाँ पे। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप एनआर के साथ जुड़ जाएगा वहाँ पे एक प्रोटीन आता है 1433 और वो बाइंड हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन 1433 आकर बाइंड होता है ये जो एनआर है ये वापस से इनएक्टिव हो जाता है। इस तरीके से इसका इनएक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइट रिडक्शन। अभी हमने नाइट्रेट रिडक्शन देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्राइट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन क्या होता है? नाइट्रेट रिडक्शन में हमने नाइट्रेट से नाइट्राइट का बनना देखा। अब हम लोग नाइट्राइट से अमोनिया का बनना देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्शन। नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्राइट रिडक्शन कहलाता है। जैसे मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्राइट रिडक्शन कहलाता है। इस प्रोसेस में नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम वर्क करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने में वर्क करता था और नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने में नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम वर्क करता है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज, यह मोनोमर होता है, यानी कि एक ही सब यूनिट का बना होगा। 2 बाइंडिंग साइट होते हैं, इसमें 2 बाइंडिंग साइट होते हैं। एक तो होता है आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट और दूसरा हिम बाइंडिंग साइट। इसे फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज है इसको फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है मैं जब इसका वर्क बताऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये एक ही सब यूनिट का बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। और इसमें 2 बाइंडिंग साइट हैं, एक है आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट और दूसरा है हिम बाइंडिंग साइट Fe4S4 और यहाँ हिम। इनके बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं हिंज रीजन, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज में भी हम लोग बोलते थे। इसके एक तरफ होता है एन टर्मिनस, दूसरे तरफ सी टर्मिनस। सी टर्मिनस की ओर होता है हिम बाइंडिंग साइट और एन टर्मिनस की ओर होता है आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका वर्क देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज, जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो रहा होता है उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरेडॉक्सिन एफडी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो चैनल में अपलोडेड है। तो जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो रहा होता है उस दौरान जो फेरेडॉक्सिन होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूज हो जाता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूज हो जाएगा तो ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ समय तक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट। कौन सा बाइंडिंग साइट? आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट, जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का बाइंडिंग साइट होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट ले लेता है ये फेरेडॉक्सिन हो जाता है ऑक्सीडाइज। फिर ये फेरेडॉक्सिन वापस से इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूज होगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन को दे देगा आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट के लिए। इस तरीके से 6 फेरेडॉक्सिन से 6 इलेक्ट्रॉन को नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम ले लेता है और ये भी कहां पर लेता है? आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट पर। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था एफडी, उससे इलेक्ट्रॉन लिया गया नाइट्राइट रिडक्टेज द्वारा। मतलब ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज है ये फोटोसिंथेसिस से मर्ज होकर काम कर रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने थ्योरी में एक पॉइंट बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अब आप लोग देखिए ये जो आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है एफडी से, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वहां से। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है हिम बाइंडिंग साइट पर। हिम बाइंडिंग साइट पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद कुछ समय तक हिम बाइंडिंग साइट में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। उस समय सी टर्मिनस एंड की ओर नाइट्राइट को पकड़ा जाता है और 8 प्रोटॉन को पकड़ा जाता है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के मदद से इस 8 प्रोटॉन को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, 4-4 के 2 भाग में। ठीक है, और ये जो नाइट्राइट है इनमें से N को अलग कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा। और इस नाइट्रोजन के साथ 4 प्रोटॉन को जोड़ दिया जाएगा और बना दिया जाएगा NH4+। साथ में जो ऑक्सीजन है O2 उसके साथ भी 4 प्रोटॉन को जोड़ दिया जाएगा और बना दिया जाएगा 2 मॉलिक्यूल वाटर 2H2O। ठीक है, इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना दिए जाते हैं।
और इस तरीके से नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का वर्क करता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। आई होप आप लोगों को इनका वर्क समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ एनआईआर नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। इसका रेगुलेशन बिल्कुल सिंपल है। इसका रेगुलेशन जो होता है वह जेनेटिक लेवल पर रेगुलेट होता है, यानी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है। जब हाई कंसंट्रेशन में नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है और लाइट पड़ रहा होता है, तब ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट होता है और इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है नाइट्राइट रिडक्टेज जीन का और बनता है नाइट्राइट रिडक्टेज प्रोटीन या नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम, जो नाइट्राइट रिडक्शन का काम करता है। और जैसे ही सेल के अंदर नाइट्रेट, नाइट्राइट और लाइट की कंसंट्रेशन कम होती है, लाइट कम पड़ता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कम होता है, ये वापस से डिग्रेड हो जाता है। इस तरीके से सिंपल सा इसका रेगुलेशन मैकेनिज्म है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये जेनेटिक लेवल पे होता है। जब हाई कंसंट्रेशन में नाइट्रेट होगा, नाइट्राइट होगा और लाइट पड़ रहा होगा ज़्यादा, तब डीएनए में से नाइट्राइट रिडक्टेज जीन का एक्सप्रेशन होगा और नाइट्राइट रिडक्टेज प्रोटीन या एंजाइम बनेगा और नाइट्राइट रिडक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे नाइट्राइट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लाइट पड़ना बंद हो जाएगा, जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है वो स्वतः ही डिग्रेड हो जाते हैं और जब डिग्रेड हो जाएंगे तो फिर नाइट्राइट रिडक्शन का प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है। नाइट्राइट रिडक्शन में हमने नाइट्राइट से अमोनिया का बनना देखे। अब हम लोग अमोनिया से एमिनो एसिड कैसे बनता है इस प्रोसेस को देखेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा हमारा नाइट्रोजन एसाइमिलेशन का प्रोसेस या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। अमोनियम एसाइमिलेशन, हमारे पास अमोनिया बन चुका है, नाइट्राइट को हमने अमोनिया में बदला है। नाइट्राइट से अमोनिया बनाने का वर्क करता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को हम लोग 2-ऑक्सोग्लूटरेट के साथ जोड़ करके ग्लूटामेट बनाते हैं। लेकिन इस अमोनिया को हम लोग डायरेक्ट 2-ऑक्सोग्लूटरेट के साथ नहीं जोड़ सकते, तो इसको पहले हमें ग्लूटामेट के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग इसको 2-ऑक्सोग्लूटरेट के साथ जोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं। ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को सबसे पहले ग्लूटामेट के साथ जोड़ते हैं और इसको जोड़ने का काम करता है जीएस एंजाइम। जीएस मतलब ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम। और यहाँ पे को एंजाइम के रूप में वर्क करते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन और कोबाल्ट आयन, ये को एंजाइम के रूप में वर्क करते हैं। तो इस अमोनिया का एडिशन यहाँ पे किस तरीके से करते हैं देखिए। यहाँ जो नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से एक ऑक्सीजन और इस NH4 में से एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में बाहर निकाल देते हैं OH के रूप में। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलने पर बचा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बचा CH3। उस CH3 को यहाँ नीचे में जोड़ दिया जाता है और ये जो नया कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ग्लूटामिन। तो इस तरीके से ग्लूटामेट से ग्लूटामिन का फॉर्मेशन होता है जीएस के प्रेजेंस में, ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे ग्लूटामिन बन चुका है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। अब ग्लूटामिन बन जाने के बाद इस ग्लूटामिन में से ये जो एमिनो ग्रुप है इसको 2-ऑक्सोग्लूटरेट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी 2-ऑक्सोग्लूटरेट के साथ जोड़ा जाता है। इसको हम लोग अल्फा कीटोग्लूटरेट भी कहते हैं। यहाँ पे कोई एमिनो ग्रुप नहीं होता, जैसे ग्लूटामेट में यहाँ पे एमिनो ग्रुप होता है उसी तरीके से इस NH3 को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे और इस प्रोसेस को कराने का काम करता है गोगेट एंजाइम। गोगेट मतलब ग्लूटामिन 2-ऑक्सोग्लूटरेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है देखिए। ये जो NH3 है इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया है NH3 को, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ देंगे। जब इस ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ देंगे तो COO हो जाएगा और एक ग्लूटामेट अलग हो गया और यहाँ पे एमिनो ग्रुप आने के कारण ये भी एक ग्लूटामेट बन जाता है। इस तरीके से जो 2-ऑक्सोग्लूटरेट था यहाँ पे एमिनो ग्रुप के जुड़ जाने के कारण ग्लूटामेट में बदल जाता है और पहले एक ग्लूटामेट था अब 2 ग्लूटामेट हो गए। इस तरीके से 2-ऑक्सोग्लूटरेट के साथ एमिनो ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ग्लूटामेट में ही एमिनो ग्रुप को जोड़ा जाता है, फिर 2-ऑक्सोग्लूटरेट में ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से एमिनो एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। अब हम लोग देख चुके हैं अमोनिया से एमिनो एसिड का सिंथेसिस होना। अमोनिया से जब एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो जाता है कंप्लीट, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म।
नाइट्रेट से लेकर एमिनो एसिड बनाने तक के प्रोसेस को। अब एमिनो एसिड बना है तो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये ट्रांसलेशन एक अलग टॉपिक है, ये भी एक बड़ी टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बस इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।